हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय सिंह सोलंकी, फैकल्टी सोशल साइंस रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। आज हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। ये चैप्टर आपका टर्म 2 में आने वाला है, आपको पता ही है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। हम अगर बात करें तो इस चैप्टर का कहीं ना कहीं हमारा जो हमारी डे टू डे लाइफ है उससे भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। हमने देखा है कि हमारे घर पे हमारे मदर फादर और भी जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनके बैंक के अंदर अकाउंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कई बार कहीं पे पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे चेक की जरूरत पड़ती है। डिमांड ड्राफ्ट की हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा हम अगर बात करें तो कैसे हम बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत एक ऐसा प्रैक्टिकल चैप्टर जो आज हमारे लिए पेपर में तो आ रहा है बट आगे भी हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं ये हमारे काम आने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की, मनी एंड क्रेडिट। What is money now? Money is any object that is generally accepted as payment for goods and services and the repayment of debt. ठीक है, तो मनी को हम क्या कह सकते हैं? जनरली जो चीज एक्सेप्टेड है, किस चीज के लिए आपका पेमेंट करना है, आपको गुड्स एंड सर्विसेज का या आपको डेप्ट का रीपेमेंट करना है। और सिंपल वे में समझे, आपने मॉल में गए, मूवी देखी तो आपको, आपने सर्विस अवेल करी तो आपको क्या करना है, वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। मूवी देखने के लिए टिकट परचेज करना पड़ेगा। और क्या बताया बेटा यहाँ पे, रीपेमेंट ऑफ डेप्ट। आपने अपने फ्रेंड से 500 रुपीज क्या लिए थे, उधार लिए थे, तो उसको वापस देने पड़ेंगे ना, तो रीपेमेंट ऑफ डेप्ट। ठीक है, पहला सवाल जो बन सकता है वो ये बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय मनी। आगे बढ़ते हैं, बार्टर सिस्टम। बार्टरिंग इज अ डायरेक्ट ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इन्वॉल्विंग मनी। ठीक है, अब आज जो हम देख रहे हैं करेंसी जो हमारे पास अवेलेबल है, वो क्या बहुत सालों पहले भी अवेलेबल थी? नहीं। उस टाइम पे क्या चला करता था आपका, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, आइए देखते हैं। अ बार्टर सिस्टम इज एन ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज। दिस सिस्टम हैज बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज एंड लॉन्ग बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड। तो जब मनी नहीं आई थी तब हम क्या करते थे, बार्टर सिस्टम चलाते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पीपल एक्सचेंज सर्विसेज एंड गुड्स फॉर अदर सर्विसेज एंड गुड्स इन रिटर्न। तो बार्टर सिस्टम की हम अगर बात करें तो यहाँ पर गुड्स को हम गुड्स से क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। गुड्स के बदले में सर्विस और सर्विस के बदले में सर्विस। तीन तरीके से बार्टर सिस्टम के अंदर काम हो सकता है। बट एक समस्या आ गई यहाँ पे, कैसे, आइए देखते हैं। आज मैं किसी बार्बर के पास गया अपना हेयर ट्रिम कराने के लिए, और मैं क्या हूं, गोल्ड स्मिथ हूं, सुनार हूं। तो मैं कितना गोल्ड उसको दूंगा, कितनी क्वांटिटी में दूंगा, ये कैसे पता लगाऊं? उसने तो मेरा हेयर ट्रिम कर दिया, बट इन रिटर्न मैं कितना गोल्ड उसको दूं, इसका कोई मेरे पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। तो बार्टर सिस्टम में जब दिक्कतें आना चालू हुई तो उसके बाद ही तो आपका क्या होगा, एवोल्यूशन होगा। तो क्या क्या लिमिटेशंस थे, देखते हैं आइए। द बार्टर सिस्टम हैज नंबर ऑफ लिमिटेशन इंक्लूडिंग द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। क्या होता है इसका मतलब, कि जब मुझे किसी चीज की जरूरत है, सामने वाले को भी उस टाइम पर वो चीज का नीड हो। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। इनको वीट की रिक्वायरमेंट है अभी, और इनको ये क्या करते हैं, राइस। ठीक है, ये क्या करते हैं, वीट का काम, या ये करते हैं राइस का काम। अब दोनों टाइम पर इनको राइस की रिक्वायरमेंट तो इनके पास जाएंगे, और अगर इनको वीट की रिक्वायरमेंट तो इनके पास जा सकते हैं। अब ए जब गए बी के पास कि मुझे राइस चाहिए, आप बदले में वीट ले लीजिएगा, तो बी ने बोला कि मैंने पहले से ही वीट किसी और से लेकर के रख लिया है, अभी तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, आप किसी और से जाकर के पूछ सकते हैं। तो आ गई ना समस्या, ठीक है। बट अगर अपन प्रेजेंट में आज बात करें तो क्या ऐसा होता है, नहीं, हम शॉप पे जाते हैं, आपने 20 रुपीज दिए और चिप्स का पैकेट खरीद लिया, तो कोई इशू वाली बात ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं और क्या प्रॉब्लम थी आपका, द एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोरिंग ऑफ वेल्थ। तो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू अपन ने भी बात करी थी कि अगर मैं गोल्ड स्मिथ हूं
तो मैं कितना क्वांटिटी में गोल्ड दूंगा बार्बर को जिसने मेरा हेयर ट्रिम किया है। और तीसरा, वेल्थ को स्टोर करने का भी समस्या, आप वेल्थ स्टोर नहीं कर सकते। जबकि आज की बात करें हम प्रेजेंट में, तो आप सबको पता है कि आपके घर पे आपके मदर का, फादर का, सबका क्या होता है, बैंक में अकाउंट होता है जहां पर हम जो हमारी एक्स्ट्रा सेविंग्स होती हैं उसको स्टोर करके रखते हैं। बट उस टाइम पर तो ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी ने एक्सचेंज में मेरे को टमाटो दे दिए, तो मैं उनको 4-5 दिन से थोड़ी ज्यादा चला सकता हूँ, वो तो खराब होना चालू हो जाएंगे। आइए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। द नीड्स ऑफ अ सेलर ऑफ अ कमोडिटी मस्ट मैच द नीड्स ऑफ बायर। इफ दे डू नॉट, द ट्रांजेक्शन विल नॉट ओकर। तो दोनों की आवश्यकताएं पूरी होना जरूरी है, तभी एक ट्रांजेक्शन आपका हो पाएगा। Stages of evolution of money. Money has evolved through different stages according to the time, place and circumstances. अब अपन ने बात करी कि बार्टर सिस्टम कब चलता था, मनी के पहले। अब कैसे इवोल्यूशन हुआ मनी का, आइए एक एक करके इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उस पे से एक सवाल कौन सा बना, मनी के लिए बताइए डेफिनेशन, और दूसरा क्या बन रहा है, एक्सप्लेन द बार्टर सिस्टम। तीसरा सवाल क्या बन रहा है, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। और चौथा सवाल कौन सा बन सकता है इस चैप्टर से, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो पहला, कमोडिटी मनी। इन द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, एनी कमोडिटी दैट वाज जनरली डिमांडेड एंड चूजन बाय कॉमन कंसेंट वाज यूज्ड एज मनी। जैसे कि गुड्स लाइक फर, स्किन, सॉल्ट, राइस, व्हीट, वेपन एटसेट्रा वर यूज्ड एज मनी। तो इसके बारे में हमने बात कर ली है अभी। आगे देखते हैं मेटलिक मनी। मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वर यूज्ड एज दे कुड बी इजीली हैंडल्ड एंड देयर क्वांटिटी कैन बी इजीली असर्टेन्ड। तो बीच में जब अलग अलग किंगडम्स आए, अलग अलग राजा आए, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से उस टाइम पर अलग अलग कॉइन्स को डेवलप किया, अलग अलग कॉइन्स लेकर के आए वो। फिर क्या बता रखा है, पेपर मनी। अच्छा, एनसीईआरटी में टेराकोटा कॉइन्स ये सब भी दे रखा है, मिट्टी को प्रॉपरली तपा करके, हीट दे करके, और उसके भी कुछ कॉइन्स बनाए गए थे। फिर अपन बात करते हैं आगे पेपर मनी की। इट वॉज फाउंड इनकन्वीनियंट एज वेल एज डेंजरस टू कैरी गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। पहली बात तो इनको कैरी करने में दिक्कत है, आप ज़्यादा सिक्के कैरी नहीं कर सकते, भारी हो जाएंगे ना। बट पेपर करेंसी तो लाइट वेट रहती है, आप कैरी कर सकते हैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी उसकी, ठीक है ना। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो इन्वेंशन ऑफ पेपर मनी मार्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ मनी। नाउ उसके बाद क्या है आपका, क्रेडिट मनी। अब क्रेडिट मनी की हम जब बात करते हैं, तो इमर्जेंस ऑफ क्रेडिट मनी टुक प्लेस ऑलमोस्ट साइड बाय साइड दैट ऑफ पेपर मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है, जब आप क्या कर सकते हो, पैसा किसी कुछ टाइम के लिए उधार ले सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का नाम सुना है ना। पीपल कीप अ पार्ट ऑफ देयर कैश एज डिपॉजिट विद बैंक्स विच दे कैन विड्रॉ एट देयर कन्वीनियंस थ्रू चेक। द चेक known as credit money or bank money itself is not money but it performs the same function as money। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, चेक की, इसको भी अपन अभी बात करेंगे। और वैसे हम अगर बात करें तो आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत सारा आज के टाइम पे हम लोग इसको बहुत कॉमनली यूज करते हैं। प्लास्टिक मनी, ठीक है। तो ऊपर वाले पॉइंट में हमने क्या देखा, हम चेक यूज कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें नहीं दे रखा, बट हमें पता है हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी इस समय यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक मनी, द लेटेस्ट टाइप ऑफ मनी इज प्लास्टिक मनी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड, जो अपन ने पढ़ा, एंड डेबिट कार्ड। दे एम एट रिमूविंग द नीड फॉर कैरिंग कैश टू मेक ट्रांजेक्शंस। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, और ये 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। तो पहला तो है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं, क्या, बाइंग और सेलिंग के लिए, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मनी को यूज कर सकते हैं। जब आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो मनी कैन बी यूज्ड। सेकंड इज यूनिट ऑफ अकाउंट,
मनी इज द कॉमन स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग रिलेटिव वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आपका किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी वैल्यू है, कितनी वर्थ है, आप इजीली उसको मेजर करके उतना ही आप पेमेंट करोगे। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि आपको 20 रुपीज़ ही क्या करना है चिप्स के लिए, MRP कितना लिख रहा है 20, तो आप 20 रुपीज़ क्या कर सकते हैं, उनको पे कर सकते हैं और वो आपको चिप्स का पैकेट दे देंगे। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी क्या है, एक लिक्विड एसेट है। मनी को आप इजीली क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, या तो घर पे या बैंक में। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मनी अलाउज पेमेंट्स टू बी मेड इन द फ्यूचर एंड सेटल द डेप्ट। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप डेप्ट भी ले सकते हो और उधार भी ले सकते हो और बाद में उसे चुका सकते हैं। नाउ डिपॉजिट विद बैंक, the other forming which people hold money is as deposit with the bank. People deposit money with the bank by opening a bank account. अब मुझे पैसा जमा कराना है तो उसके लिए बैंक में अकाउंट तो खोलना पड़ेगा। इन देयर नेम बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फो है आपके लिए कि बैंक के अंदर दो तरीके के अकाउंट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता है और आपका फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट भी होता है। व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट? सिंस द डिपॉजिट इन द अकाउंट्स कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड, दिस डिपॉजिट आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। मेरे पास मेरे खाते में अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मुझे जरूरत पड़ी तो उसमें से मैं 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर सकता हूँ थ्रू द मीडियम ऑफ डिमांड डिपॉजिट। मैं डिमांड करूंगा बैंक में और वो मेरे डिपॉजिट में से उतना पैसा निकाल करके मुझे दे देंगे। यू हैव हर्ड ऑफ पेमेंट्स बीइंग मेड बाय चेक इंस्टेड ऑफ कैश। फॉर पेमेंट ऑफ चेक द बायर हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक मेक आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज चेक? चेक इज अ पेपर। इसको अपन डेफिनेशन को तोड़ करके पढ़ेंगे, यहीं पर याद करना है मेरे साथ। चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। चेक क्या है? एक पेपर है जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है किसको, बैंक को, क्या करने के लिए, पे करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट। किससे? पर्सन अकाउंट से। किसको? जिस पर्सन को आपको पैसा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चेक का हमने सैंपल ले रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है आपका RTGS, नेफ्ट, IFSC। अब ये सब क्या है, हमारे को 10th में तो नहीं दे रखे हैं बट हमें पता होना चाहिए। IFSC एक कोड होता है जिसके थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस बैंक के किस ब्रांच के अंदर आपको पेमेंट या वो चेक लगाएंगे। यहाँ पर आपका डेट रहता है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 5, कितना देना है आपको, 5000 कर देते हैं यहाँ पे। और किसको पे करना है? पे करना है रमेश, 5000 रुपीज ओनली। यहाँ पर हम डेट डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे साइन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, ये आपका चेक नंबर और ये क्या होता है MICR कोड। ठीक है, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम 10th लेवल पे अभी चल रहे हैं लेकर के। ठीक है, बट हाँ चेक में ये सब स्पेसिफिकेशंस होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब यहीं पर मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। कई बार देखा होगा आपने पापा या मम्मी को, जब भी वो चेक इशू करते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं अकाउंट पेई। क्यों करते हैं वो अकाउंट पेई, ऐसा क्यों लिखते हैं, आपको ये पता करना है। नाउ चेक पेमेंट, यहाँ पर NCERT का एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर सलीम है। उन्होंने क्या किया है, हैज टू मेक अ पेमेंट टू द लेदर सप्लायर एंड राइट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। दिस मीन्स दैट द शू मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्ट हिज बैंक टू पे दिस अमाउंट टू द leather supplier. The leather supplier take the check and deposit in his own account in the bank. The money is transferred from one bank account to another bank account in a couple of days. The transaction is complete without any payment of cash. तो चेक के द्वारा ही सारा काम हो गया। चलिए आइए अब हम पढ़ेंगे आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पे फंक्शंस एक एक करके देख लेते हैं। इशू ऑफ बैंक नोट, RBI क्या कर रहा है, बैंक नोट इशू करने का काम करता है।
नेक्स्ट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को भी कई बार आरबीआई क्या कर रहा है, इट ऑपरेट्स द गवर्नमेंट डिपॉजिट एंड कलेक्ट रेसिप्ट ऑफ फंड एंड मेक पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक भी अपना डिपॉजिट किसके पास रखते हैं, आरबीआई के पास, ठीक है। नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन करेंसी। तो जो भी फॉरेन करेंसी हमारे पास आ रही है कंट्री के अंदर, जो ट्रेड कर रहे हैं गवर्नमेंट, उसको आरबीआई क्या करता है, अपने पास रखता है। लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अगर कमर्शियल बैंक को कभी इमरजेंसी आ जाती है, जरूरत पड़ जाती है, तो वो आरबीआई से पैसे उधार ले सकते हैं। सेंट्रल क्लियरेंस एंड अकाउंट सेटलमेंट, every commercial bank has surplus cash reserve deposited in the RBI that help them to deal with clearance and account settle through bookkeeping। हर बैंक अपना कुछ ना कुछ पैसा रखता है। आपको हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशो, CRR SLR। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट इज कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया in accordance with economic priorities of the government। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा टॉपिक, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। बैंक कीप ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ। कितना, बुक में कितना दे रखा है, 15%, ठीक है। तो बैंक क्या कर रहे हैं, अपना जो भी उनके पास डिपॉजिट है, फॉर एग्जांपल 1000 है, तो उसका 15% अपने पास रखेंगे, तो बाकी का कहाँ पे जाएगा, वो एज अ लोन उसको क्या कर देंगे, बांट देंगे। आइए समझ लेते हैं बैंक कैसे काम करता है। जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है वो बैंक में जमा करा देंगे, ठीक है, और बैंक क्या करेगा, इसी पैसे को जिन लोगों को आवश्यकता है उन लोगों को एज अ इन अ फॉर्म ऑफ लोन बांट देगा। अब जब बैंक इस पे इंटरेस्ट देगा इन्हें, तो फॉर एग्जांपल जिनने पैसा जमा कराया है उन्हें तो 4% देगा, और जिसको लोन दे रखा है उससे कितना लेगा, 12%। तो जो डिफरेंस बच रहा है 8% का, वो ही क्या है, आपका बैंक का प्रॉफिट है। तो ये जो आपको पूरा यहाँ पर बता रखा है, उसको मैंने बहुत सिंपल वे में यहाँ पे समझा दिया कि बैंक काम कैसे करता है। आइए अब 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस को हमें यहाँ पे समझना है। एक तो फेवरेबल सिचुएशन है और एक अनफेवरेबल है। फेस्टिवल सीजन है, ठीक है, और सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर है। उनको एक ऑर्डर मिला है कि 3000 पेयर ऑफ शूज उन्हें डिलीवर करने हैं 1 महीने के अंदर। इसके लिए सलीम को क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा, उनको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, और इस सब के लिए उनके क्या होगा, खर्चा होगा। तो इसके लिए क्या किया, सलीम ने लोन लिया 2 डिफरेंट सोर्सेस से। पहले तो उन्होंने लेदर सप्लायर को बोला कि मुझे आप अभी एडवांस दे दीजिए और मैं बाद में आपको पेमेंट कर दूंगा। सेकेंडली उन्होंने लोन लिया इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फॉर 1000 पेयर ऑफ शूज विद द प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो उन्होंने कुछ पैसे भी ले लिए, रॉ मटेरियल भी ले लिया। अब क्या करेंगे, ये मंथ एंड होने पे सलीम क्या कर पाते हैं, ऑर्डर को डिलीवर कर देते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बुक करते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, आपका एक फेवरेबल सिचुएशन देखने को मिल रही है, जहाँ पर सलीम को क्रेडिट लिया, लोन लेने पर उन्हें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। अब अपन बात करते हैं स्वप्ना। स्वप्ना क्या है, एक स्मॉल फार्मर है जो ग्राउंडनट को क्या करती हैं, कल्टीवेशन करती हैं 3 एकड़ की जमीन पे। अब उन्होंने लोन लिया है मनी लेंडर से, ठीक है। अब हुआ क्या, सीजन के बीच में उनकी क्रॉप खराब हो जाती है। स्वप्ना ने काफ़ी कोशिश करी बट उसको वो रिकवर नहीं कर पाए, जो क्रॉप खराब हो गई उसको वो ठीक नहीं कर पाई। अब क्या करना है, वापस अगले सेशन में उनको कल्टीवेशन करना है, तो उसके लिए वापस से वो डेप्ट लेती है। पुराना डेप्ट, एक नया डेप्ट, दोनों डेप्ट चढ़ जाते हैं। अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है उनको, शी हैज टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेप्ट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, credit in this case pushes the borrower into a situation from which the recovery is very painful। एक यहाँ पे टर्म दी गई है डेप्ट ट्रैप। डेप्ट ट्रैप कई बार आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है, जहाँ पर होता क्या है कि इंसान एक लोन चुकाने के लिए वापस से दूसरा लोन ले लेता है और फिर वो लोन के जंजाल के अंदर फंस जाता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब
आपको अगर बैंक में लोन लेना है तो क्या ऐसे ही मिल जाएगा इजीली? नहीं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं। जैसे कि सबसे पहले लोन एग्रीमेंट जो कि बताता है कितनी इंटरेस्ट रेट रहेगी, ठीक है, विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लैंडर अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एडिशन। आपका जो मूल पैसा आप ले रहे हैं लोन का, उसके साथ आपको कुछ इंटरेस्ट ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। लैंडर्स में डिमांड कोलेट्रल अगेंस्ट द लोन। कोलेट्रल पे कई बार सवाल बन जाता है, क्या होता है, कोई भी चीज गिरवी रखना। जैसे मैंने 50 लाख का लोन लिया तो उसके लिए मुझे अपने प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स हैं जो बैंक के पास एज अ कोलेट्रल रखने पड़ेंगे, गिरवी रखने पड़ेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं लोन नहीं चुका पाता हूं तो बैंक मेरे प्रॉपर्टी को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लेगा। Collateral is an asset that the borrower owns and uses this as a guarantee to the lender until the loan is repaid. The interest rate, collateral and documentation requirement and the mode of repayment together compromise what is called term of credit. तो ये आपका कई बार 3 नंबर में पेपर के अंदर आ जाता है। एनसीईआरटी में एक ही आपको क्वेश्चन दे रखा है इमेज के अंदर, ये आपको करना है, सॉल्व करना है। हो सकता है ये पेपर के अंदर आपके आ जाए। नाउ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट के अंदर क्या आता है आपका, बैंक एंड कोऑपरेटिव्स, या वो हर बैंक जो कि आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड है, ठीक है। आरबीआई इनकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि बैंकों को एक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, आरबीआई इन कैश बैलेंस को प्रॉपरली एक मॉनिटरिंग करता रहता है। और अगर आप देखेंगे कि अगर बैंक प्रॉपरली आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर बैंक आरबीआई इन बैंकों के ऊपर पेनल्टी भी लगाता है। सिमिलरली आरबीआई सीज दैट द बैंक गिव लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टीवेटर। क्या होता है बेटा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पीएसएल, ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप। जस्ट मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। बैंक तो हमेशा चाहेगा कि उन लोगों को लोन दिया जाए जो फटाफट से लोन रिपेमेंट कर देंगे या कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा सेक्टर जहाँ पर कहीं ना कहीं चांसेस बन रहे हैं कि लोन वापस टाइम पे नहीं आ पाए या आए नहीं, तो आरबीआई क्या करता है कि आपको अलग अलग सेक्टर में लोन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इतना % लोन तो आपको फार्मर्स को देना ही पड़ेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पीएसएल। बैंकों को टाइम टाइम पे आरबीआई को इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आपका ये ग्राफ जो है इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। इसके अंदर क्या दे रखा है, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर ₹1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2012। तो मनी लेंडर से कितना ले रहे हैं आज भी लोग बाग, 33%। कितना ले रहे हैं, 33%। कमर्शियल बैंक से कितना ले रहे हैं, 25%। तो आज भी लोग बाग ज्यादातर क्या कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर को यूज कर रहे हैं। कौन सा सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर। कई बार सवाल आ जाता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग बाग, क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं, प्रॉपर कोलेट्रल नहीं रहता है कि वो कुछ जमा करा सकें, और मजबूरी में आकर के उनको इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाना पड़ता है। इनफॉर्मल सेक्टर में अब क्या आता है, आइए देखते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर ऐसा सेक्टर जिसको क्या है, आरबीआई अभी क्या नहीं कर रहा है, सुपरवाइज नहीं कर रहा है। This sector can lend at whatever interest rate they choose. There is no one to stop them from using unfair means to get their money back. For example, अगर बैंक 12% चार्ज लेता है होम लोन का, तो आपका जो इनफॉर्मल सेक्टर है हो सकता है वो 18% या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग मीन्स लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज यूज्ड टू रिपे द लोन, हैंस बोरोवर हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्फ। अब ज़्यादा ब्याज चुकाओगे तो आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक इनकम का मेजर पार्ट इंटरेस्ट के अंदर पे करना पड़ेगा। फॉर दिस रीजंस बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। अब ये एनसीईआरटी का एक ग्राफ दे रखा है, ऑफ ऑल द लोन्स टेकन बाय द अर्बन हाउस होल्ड what percentage was formal and what percentage was informal। तो यहाँ पे पुअर हाउस होल्ड ने क्या कर रखा है, 85%। क्या बताया गया है, अब 85%
ब्लू कलर के अंदर दिख रहा है तो ये इनफॉर्मल सेक्टर से लिया गया होगा, ठीक है। तो ये एक ग्राफ है जो आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी से ही मैंने इसको यहाँ पे पुटअप किया है। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट का एक बेसिक सा डिफरेंस है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है इस बार। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, ये एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है जिसके अंदर 10 से 20 या तो लोकल वुमेन रहते हैं या मैन रहते हैं 18 to 40 ईयर्स के, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पैसा सेव करने का काम करते हैं। इसका एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, होता क्या है। सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह, गाँव में या शहर में आपका जनरली फीमेल्स करती हैं वाला काम, बट अब देखा गया है कि मेल्स भी इस तरीके के ग्रुप्स बना रहे हैं। 15, 20, 25 लोगों का एक ग्रुप बनता है जो कि 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये हर महीने क्या करते हैं, आपका इस ग्रुप के अंदर वो डिपॉजिट कर देते हैं। सर इसका फ़ायदा क्या होता है, तो एक तो आपकी सेविंग की हैबिट बन रही है, दूसरा आपका इमरजेंसी पड़ने पर आप इस ग्रुप से पैसे उधार ले सकते हैं, तीसरा एक कंसिस्टेंसी बन रही है कि हमें क्या करना है, हमारा कुछ पोर्शन जो अर्निंग का है उसको फ्यूचर के लिए क्या करना है, सेव करके रखना है, ठीक है। Saving per member varies from 25 to 100 depending on the ability of the people to save. Loan is sanctioned in terms of the name of the group and is meant to create self-employment opportunities for the member. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि हर महीने आप कुछ कुछ पैसा जमा करते जा रहे हैं और ऐसे जब 20-25 लोग बाग हैं ग्रुप के अंदर तो एक या 2 साल के अंदर एक अच्छा अमाउंट जमा हो जाएगा। आप बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कर सकता है, बैंक से लोन लेकर के अपने बिहाफ पर और अपने मेंबर को दे सकता है, गारंटी वो खुद की दे देगा। तो ये भी एक फ़ायदा है कि आप अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर और आपको कोई बड़ा अमाउंट लोन का लेना है, आप तो जा नहीं सकते बैंक के पास क्योंकि आपके पास कोलेट्रल नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने बिहाफ पर लोन लेकर के आपको दे सकता है। और वैसे भी अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट आ रही है, छोटा मोटा जरूरत पड़ रही है, जैसे कि आपका सीजन आ रहा है कल्टीवेशन का, आपको सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, तो आप ग्रुप से पैसे लेकर के और अपना काम पूरा कर सकते हैं। आप ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है जो हमारे काम का है, वो क्या है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का यहाँ पे नाम दे रखा है, आप देखिएगा। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, यह स्टेटमेंट आपके लिए पेपर में आ सकता है। इफ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल, millions of small people with their millions of small pursuits can be adapted to the create the biggest development of wonder। तो ये लाइन किसने बोली थी, मोहम्मद यूनुस ने। आपका सवाल यहाँ से बन सकता है। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट वो ओवर होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आप इसको जो भी इसके अंदर टॉपिक्स दे रखे हैं उसे एक बार अच्छे से पढ़ें, प्रेफर करें एनसीईआरटी, और ऑल द बेस्ट आपके पेपर्स के लिए। थैंक यू।